हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 360 डिग्री के हिस्ट्री के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इस बुक में क्लास 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी हिस्ट्री के सभी चैप्टर्स के पेज बाय पेज क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। क्लास 8 के चैप्टर 7 तक का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न चैप्टर 8 राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक से संबंधित है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से विचार करें। पहला है, 1870 और 1880 के दशकों में राजनीतिक संगठनों की बागडोर वकील आदि अंग्रेजी शिक्षित पेशेवर के हाथों में थी। दूसरा है, संप्रभुता एक आधुनिक विचार और राष्ट्रवाद का बुनियादी तत्व है जो भारतीय जनता को अपने मामलों के बारे में फैसले लेने की आज़ादी होनी चाहिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही कथन का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। 1870 और 1880 के दशक में बने राजनीतिक संगठनों में यह चेतना और गहरी हो चुकी थी। इनमें से ज़्यादातर संगठनों की बागडोर वकील आदि अंग्रेजी शिक्षित पेशेवरों के हाथों में थी। पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आदि इसी तरह के प्रमुख संगठन थे। पूना सार्वजनिक नाम में सार्वजनिक का मतलब होता है सब लोगों या सबके लिए। हालांकि इनमें से बहुत सारे संगठन देश के खास हिस्सों में काम कर रहे थे, लेकिन वे अपने लक्ष्य को भारत के सभी लोगों का लक्ष्य बताते थे। उनके मुताबिक उनके लक्ष्य किसी खास इलाके, समुदाय या वर्ग के लक्ष्य नहीं थे। वे इस सोच के साथ काम कर रहे थे कि लोग संप्रभु हो। संप्रभुता एक आधुनिक विचार और राष्ट्रवाद का बुनियादी तत्व होता है। ये संगठन इस धारणा से चलते थे कि भारतीय जनता को अपने मामलों के बारे में फैसले लेने की आज़ादी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से ब्रिटिश सरकार ने आर्म्स एक्ट कब पारित किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन है 1878 में। 1870 और 1880 के दशकों में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और ज़्यादा गहरा हुआ। 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया, जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। उसी साल वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भी पारित किया गया, जिससे सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जा सके। इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज़ छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति को जब्त कर सकती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से इल्बर्ट बिल के संदर्भ में कौन सा कथन है? पहला है, इसका उद्देश्य भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं। दूसरा है, इस बिल को गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन ने समर्थन किया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल पहला। 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। इसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ। इस विधेयक में प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं, ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके। जब अंग्रेजों के विरोध की वजह से सरकार ने यह विधेयक वापस लिया तो भारतीयों ने इस बात का काफ़ी विरोध किया। इस घटना से भारत में अंग्रेजों के असली रवैये का पता चलता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। पहला है, इसका मकसद भारत में भारतीय और अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करना था। दूसरा है, इस अधिनियम ने जिला मजिस्ट्रेट की कार्रवाई को निर्णायक बना दिया। इसके विरुद्ध अदालत में अपील नहीं की जा सकती थी। तीसरा है, लॉर्ड रिपन ने 1882 में इस अधिनियम को निरस्त कर दिया।
उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन है पहला और दूसरा कथन सही है। 1870 और 1880 के दशक में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और ज़्यादा गहरा हुआ। 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया, जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। उसी साल वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भी पारित किया गया, जिससे सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जा सके। इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति को जब्त कर सकती है। अगला प्रश्न है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी द्वारा। नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणामों की बहुत तीखी आलोचना की गई थी। अगला प्रश्न है, 1885 में देश भर के कितने प्रतिनिधि ने बम्बई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की? इसका सही आंसर है ऑप्शन है 72। पढ़े लिखे भारतीयों के एक अखिल भारतीय संगठन की ज़रूरत 1880 से ही महसूस की जा रही थी, परंतु इल्बर्ट विधेयक ने इस चाह को और गहरा कर दिया। 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बम्बई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया। संगठन के प्रारंभिक नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, एस. सुब्रमण्यम अय्यर तथा अन्य प्रायः बम्बई और कलकत्ता के ही थे। नौरोजी व्यवसायी और प्रचारक थे। वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। उन्होंने युवा राष्ट्रवादियों का मार्गदर्शन किया। सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर ए.ओ. ह्यूम ने भी विभिन्न क्षेत्रों के भारतीयों को निकट लाने में अहम भूमिका अदा की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, अपने पहले 20 साल में कांग्रेस अपने उद्देश्य और तरीकों के लिहाज से मध्यम मार्गी पार्टी थी। दूसरा है, कांग्रेस ने सरकार और शासन भारतीयों को विधान परिषदों भारतीयों की जगह दी जाए। तीसरा है, कांग्रेस ने मांग की कि सिविल सेवा के लिए लंदन के साथ साथ भारत में भी परीक्षा आयोजित किया जाए। कूट का प्रयोग कर असत्य कथन का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। कोई भी कथन असत्य नहीं है, सभी कथन सही दिए हुए हैं। कहा जाता है कि अपने पहले 20 सालों में कांग्रेस अपने उद्देश्य और तरीकों के लिहाज से मध्यम मार्गी पार्टी थी। इस दौरान कांग्रेस ने सरकार और शासन में भारतीयों को और ज़्यादा जगह दिए जाने के लिए आवाज़ उठाई। कांग्रेस का आग्रह था कि विधान परिषदों में भारतीयों को ज़्यादा जगह दी जाए, परिषदों को ज़्यादा अधिकार दिया जाए और जिन प्रांतों में परिषदें नहीं हैं वहाँ उनका गठन किया जाए। कांग्रेस चाहती थी कि सरकार में भारतीयों को भी ऊंचे पद दिए जाएं। इस काम के लिए उसने मांग की कि सिविल सेवा के लिए लंदन के साथ साथ भारत में भी परीक्षा आयोजित की जाए। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा किसने दिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक ने। तिलक ने नारा दिया, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। दूसरा है, सैन्य व्यय में वृद्धि। तीसरा है, शस्त्र अधिनियम को रद्द करना। कूट का प्रयोग करके सही कथन का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला, दूसरा, तीसरा। भारतीयकरण से यहाँ की धन संपत्ति भी कुछ हद तक भारत में रुकने लगी। भारतीयों की मांग थी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए, आर्म्स एक्ट को निरस्त किया जाए और अभिव्यक्ति व बोलने की स्वतंत्रता दी जाए। शुरुआती सालों में कांग्रेस ने कई आर्थिक मुद्दे भी उठाए। उनका कहना था निर्यात की वजह से खाद्य पदार्थों का अभाव पैदा हो गया है। कांग्रेस की मांग थी कि लगान कम किया जाए, फौजी खर्चों में कटौती की जाए और सिंचाई के लिए ज़्यादा अनुदान दिए जाए।
उसने नमक कर, विदेशों में भारतीय मजदूरों के साथ होने वाले बर्ताव तथा भारतीयों के कामों में दखल अंदाजी करने वाले वन प्रशासन की वजह से वनवासियों की बढ़ती मुसीबतों के बारे में बहुत सारे प्रस्ताव पारित किए। इससे पता चलता है कि पढ़े लिखे संपन्न वर्ग की संस्था होते हुए भी कांग्रेस केवल पेशेवर समूहों, जमींदारों और उद्योगपतियों के हक में ही नहीं बोल रही थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गरम दल का नेता नहीं थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले। 1890 के दशक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे थे। बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र में विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे नेता ज़्यादा आमूल परिवर्तनवादी उद्देश्य और पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे थे। उन्होंने निवेदन की राजनीति के लिए नरमपंथियों की आलोचना की और आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कामों के महत्व पर जोर दिया। उनका कहना था कि लोगों को सरकार के नेक इरादों पर नहीं बल्कि ताकत पर भरोसा करना चाहिए, लोगों को स्वराज के लिए लड़ना चाहिए। तिलक ने नारा दिया, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उग्रवादी नेताओं के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला है, उग्रवादी नेताओं ने निवेदन की राजनीति के लिए नरमपंथियों की आलोचना की। दूसरा है, भारतीय लोगों को सरकार के नेक इरादों पर नहीं बल्कि अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए। तीसरा है, रचनात्मक तथा आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कामों के महत्व पर जोर देना। चौथा है, उग्रवादी ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वशासन की मांग करते थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन है, पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है। 1890 के दशक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे थे। बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र में विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे नेता ज़्यादा आमूल परिवर्तनवादी उद्देश्य और पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे थे। उन्होंने निवेदन की राजनीति के लिए नरमपंथियों की आलोचना की और आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कामों के महत्व पर जोर दिया। उनका कहना था कि लोगों को सरकार के नेक इरादों पर नहीं बल्कि अपनी ताकत पर भरोसा रखना चाहिए, लोगों को स्वराज के लिए लड़ना चाहिए। तिलक ने नारा दिया, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बंगाल विभाजन कब किया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1905 में। 1905 में वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। उस वक्त बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग भी उस समय बंगाल का हिस्सा थे। अंग्रेजों का कहना था कि प्रशासकीय सुविधा को ध्यान में रखते हुए बंगाल का बंटवारा करना जरूरी था। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, बंगाल को प्रशासकीय सुविधा को ध्यान में रखते हुए बंगाल का विभाजन किया गया। दूसरा है, सरकार को गैर बंगाली इलाकों को अलग करने की बजाय उसके पूर्वी भागों को अलग करके उड़ीसा में मिला दिया गया। तीसरा है, बंगाल के विभाजन से मध्यम मार्गी और आमूल परिवर्तनवादी ने सभी ने इसका समर्थन किया। चौथा है, उसके विरोध में उपजे स्वदेशी आंदोलन को आंध्र के डेल्टा इलाकों में वंदे मातरम आंदोलन कहा जाता था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही कथन का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला और चौथा कथन सही है। 1905 में वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। उस वक्त बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग भी उस समय बंगाल का हिस्सा थे। अंग्रेजों का कहना था कि प्रशासकीय सुविधा को ध्यान में रखते हुए बंगाल का बंटवारा करना जरूरी था, परंतु इस प्रशासकीय सुविधा का मतलब क्या था, इसको किससे सुविधा मिलने वाली थी। जाहिर है इसका ताल्लुक अंग्रेज अफसरों और व्यापारियों के फायदे से था, लेकिन सरकार ने गैर बंगाली इलाकों को अलग करने की बजाय उसके पूर्वी भागों को अलग करके असम में मिला लिया। पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य ये रहा होगा कि बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाया जाए और बंगाली जनता को बांट दिया जाए।
बंगाल के विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर फैल गई। मध्यम मार्गी और अमूल परिवर्तनवादी कांग्रेस के सभी धड़ों ने इसका विरोध किया। विशाल जनसभाओं इसकी भारी अनुगूंज सुनाई दी। उदाहरण के लिए आंध्र के डेल्टा इलाकों में इसे वंदे मातरम के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर फैल गई। मध्यम मार्गी और आमूल परिवर्तनवादी कांग्रेस के सभी धड़ों ने इसका विरोध किया। विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया और जुलूस निकाले गए। जन प्रतिरोध के नए नए रास्ते ढूंढे गए। इससे जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से याचिका और निवेदनों की राजनीति का विरोध करने वाले आमूल परिवर्तनवादी के प्रमुख नेता नहीं थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले। 1890 के दशक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे थे। बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र में विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे नेता ज़्यादा आमूल परिवर्तनवादी उद्देश्य और पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे थे। उन्होंने निवेदन की राजनीति के लिए नरमपंथियों की आलोचना की और आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कामों के महत्व पर जोर दिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। पहला है, यह आंदोलन स्वतंत्रता संघर्ष में शुरू किया गया पहला जन आंदोलन था। दूसरा है, यह अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध आर्थिक सामाजिक संघर्ष था जिसका सीधा प्रभाव बंगाल के सांस्कृतिक विकास पर पड़ा। तीसरा है, स्वराज के लिए आमूल परिवर्तनवादी ने जनता को लामबंद करने और ब्रिटिश संस्थानों व वस्तुओं के बहिष्कार पर जोर दिया। चौथा है, यह आंदोलन बंगाल विभाजन की घोषणा की प्रतिक्रिया के रूप में शुरू किया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक। केवल पहला कथन असत्य है। बंगाल के विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर फैल गई। मध्यम मार्गी और आमूल परिवर्तनवादी कांग्रेस के सभी धड़ों ने इसका विरोध किया। विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया और जुलूस निकाले गए। जन प्रतिरोध के नए नए रास्ते ढूंढे गए। इससे जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यह आंदोलन बंगाल में सबसे ताकतवर था, परंतु अन्य इलाकों में भी इसकी भारी अनुगूंज सुनाई दी। उदाहरण के लिए आंध्र के डेल्टा इलाकों में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया और स्वयं सहायता, स्वदेशी उद्यमों, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया। स्वराज के लिए आमूल परिवर्तनवादी ने जनता को लामबंद करने और ब्रिटिश संस्थानों व वस्तुओं के बहिष्कार पर जोर दिया। कुछ लोग ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिंसा के समर्थक थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मुसलमान और नवाबों ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कब किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1906 में। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में कई दूसरी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। 1906 में मुसलमान जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया। लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। लीग की मांग थी कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की व्यवस्था की जाए। 1909 में सरकार ने यह मांग मान ली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, मुस्लिम लीग की मांग थी कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की व्यवस्था की जाए। दूसरा है, मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का विरोध किया था। तीसरा है, 1909 में सरकार ने परिषदों में कुछ सीटें मुसलमान उम्मीदवार के लिए आरक्षित कर दी, जिन्हें मुस्लिम मतदाताओं के द्वारा ही चुनकर भेजा जाना था। उपर्युक्त कूट का प्रयोग करके सत्य कथन का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पहला और तीसरा कथन सही है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में कई दूसरी घटनाएं भी घटी। 1906 में मुसलमान जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया। लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। लीग की मांग थी कि मुसलमानों के लिए
एक अलग निर्वाचिका की व्यवस्था की जाए। 1909 में सरकार ने यह मांग मान ली। अब परिषदों में कुछ सीटें मुसलमान उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कर दी गई, जिन्हें मुस्लिम मतदाताओं द्वारा ही चुनकर भेजा जाना था। इससे राजनेताओं में अपने धार्मिक समुदाय के लोगों को अपना राजनीतिक समर्थक बनाने का लालच पैदा हो गया। अगला प्रश्न है, कांग्रेस में मध्यम मार्गी और आमूल परिवर्तनवादी किस अधिवेशन में अलग हो गए? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1907 में। 1907 में कांग्रेस टूट गई। मध्यम मार्गी बहिष्कार की राजनीति के विरुद्ध था। इन लोगों का मानना था कि इसके लिए बल प्रयोग की आवश्यकता होती है, जो सही नहीं है। संगठन टूटने के बाद कांग्रेस पर मध्य मार्गी का दबदबा बन गया, जबकि तिलक के अनुयायी बाहर से काम करने लगे। दिसंबर 1915 में दोनों खेमों में एक बार फिर एकता स्थापित हुई। अगले साल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर दस्तखत हुए और दोनों संगठनों ने देश में प्रातिनिधिक सरकार के गठन के लिए मिलकर काम करने का फैसला लिया। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1916 लखनऊ। 1907 में कांग्रेस टूट गई। मध्यम मार्गी धड़ा बहिष्कार की राजनीति के विरुद्ध था। इन लोगों का मानना था कि इसके लिए बल प्रयोग की आवश्यकता होती है, जो कि सही नहीं है। संगठन टूटने के बाद कांग्रेस पर मध्य मार्गी का दबदबा बन गया, जबकि तिलक के अनुयायी बाहर से काम करने लगे। दिसंबर 1915 में दोनों खेमों में एक बार फिर एकता स्थापित हुआ। अगले साल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर दस्तखत हुए और दोनों संगठनों ने देश के प्रातिनिधिक सरकार के गठन के लिए मिलकर काम करने का फैसला लिया। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी 1915 में जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे तो उनकी उम्र क्या थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 46 वर्ष। गांधी जी 46 वर्ष की उम्र में 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। वे वहां पर नस्ल भेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चला रहे थे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी अच्छी मान्यता थी और लोग उनका आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीकी आंदोलनों की वजह से उन्हें हिंदू, मुसलमान, पारसी और ईसाई, गुजराती, तमिल और उत्तर भारतीय उच्च वर्गीय व्यापारी, वकील और मजदूर सब तरह के भारतीयों से मिलने जुलने का मौका मिल चुका था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गांधी जी ने नटाल कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन है 1895 में डरबन। 1895 में अन्य भारतीयों के साथ महात्मा गांधी ने नस्ली भेदभाव का विरोध करने के लिए नटाल कांग्रेस का गठन किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेदी पाबंदियों के खिलाफ हिंसक आंदोलन चला रहे थे। दूसरा है, गांधी जी 46 वर्ष की उम्र में 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। तीसरा है, भारतीयों के साथ महात्मा गांधी ने नस्ली भेदी का विरोध करने के लिए फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। चौथा है, महात्मा गांधी भारत के लोगों, उनकी ज़रूरतों और हालातों को समझने के लिए पहले साल पूरे भारत का दौरा किया। उपर्युक्त कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला और तीसरा कथन असत्य है। गांधी जी 46 वर्ष की उम्र में 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। वे वहां पर नस्ल भेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चला रहे थे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी अच्छी मान्यता थी और लोग उनका आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीकी आंदोलनों की वजह से उन्हें हिंदू, मुसलमान, पारसी और ईसाई, गुजराती, तमिल और उत्तर भारतीय उच्च वर्गीय व्यापारी, वकील और मजदूर सब तरह के भारतीयों से मिलने जुलने का मौका मिल चुका था। महात्मा गांधी ने पहले साल पूरे भारत का दौरा किया। इस दौरान वे यहाँ के लोगों, उनकी ज़रूरतों और हालात को समझने में लगे थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से रॉलेट एक्ट कानून कब आया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1919 में। 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा हाल में ही पारित किए गए रॉलेट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को और ज़्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था।
अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाना। 1919 में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों द्वारा हाल ही में पारित किए गए रॉलेट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को और ज़्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना और अन्य नेताओं का मानना था कि सरकार के पास लोगों की बुनियादी स्वतंत्रताओं पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अधिनियम को शैतान का करतूत और निरंकुशवादी बताया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रॉलेट एक्ट। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना और अन्य नेताओं का मानना था कि सरकार के पास लोगों की स्वतंत्रताओं पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने इस कानून को शैतान का करतूत और निरंकुशवादी बताया। गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया कि इस कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में, अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाया जाए और हड़तालें की जाए। आंदोलन शुरू करने के लिए सत्याग्रह सभाओं का गठन किया गया। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस कानून के अहिंसक विरोध दिवस के रूप में, अपमान और याचना दिवस के रूप में मनाने के लिए कहा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रॉलेट एक्ट। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना तथा अन्य नेताओं का मानना था कि सरकार के पास लोगों की बुनियादी स्वतंत्रताओं पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने इस कानून को शैतान की करतूत और निरंकुशवादी बताया। गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया कि इस कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में, अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाया जाए और हड़तालें की जाए। आंदोलन शुरू करने के लिए सत्याग्रह सभाओं का गठन किया गया। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए कब हड़ताल करने की योजना बनाई? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 6 अप्रैल 1919 को। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना और अन्य नेताओं का मानना था कि सरकार के पास लोगों की बुनियादी स्वतंत्रताओं पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने इस कानून को शैतान की करतूत और निरंकुशवादी बताया। गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया कि इस कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में, अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाया जाए और हड़तालें की जाए। आंदोलन शुरू करने के लिए सत्याग्रह सभाओं का गठन किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रॉलेट एक्ट के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। पहला है, रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। दूसरा है, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के दौरान अंग्रेजों ने हिंदुओं और मुसलमानों के गहरी एकता को भंग कर दिया था। तीसरा है, सरकार ने इन आंदोलनों को वैसाखी के दिन अमृतसर में जनरल डायर द्वारा जलियांवाला बाग में किया गया हत्याकांड इसी दमन का हिस्सा था। चौथा है, इसी नरसंहार पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। उपर्युक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला, तीसरा और चौथा कथन सही है। रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। हालांकि यह मोटे तौर पर शहरों तक ही सीमित था। अप्रैल 1919 में पूरे देश में जगह जगह जुलूस निकाले गए और हड़तालों का आयोजन किया गया। सरकार ने इन आंदोलनों को कुचलने के लिए दमनकारी रास्ता अपनाया। बैसाखी के दिन 13 अप्रैल अमृतसर में जनरल डायर द्वारा जलियांवाला बाग में किया गया हत्याकांड इसी दमन का हिस्सा था। इस नरसंहार पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। रॉलेट सत्याग्रह के दौरान लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंदुओं और मुसलमानों के बीच गहरी एकता बनाए रखने के लिए प्रयास किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, मोहम्मद अली और शौकत अली।
1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरह इस घटना पर भी भारत के लोगों में भारी गुस्सा था। भारतीय मुसलमान यह भी चाहते थे कि पुराने ऑटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बना रहना चाहिए। खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली और शौकत अली अब एक सर्वव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे। गांधी जी ने उनके आह्वान का समर्थन किया और कांग्रेस से आग्रह किया कि वह पंजाब में हुए अत्याचारों और खिलाफत के मामलों में हुए अत्याचार के विरुद्ध मिलकर अभियान चलाए और स्वराज की मांग करे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस चैप्टर के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।